हेलो दोस्तों, मैं कुछ घटनाओं के साथ ये वीडियो आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो पहली घटना है तमिलनाडु की, जहाँ लॉकडाउन के दौरान दो दुकानदार जो कि बाप और बेटे थे। एक का नाम जयराम था जो 58 ईयर्स के थे, और उनके बेटे फेनिक्स जो 31 साल के थे। उनको पुलिस उनके दुकान से अरेस्ट करके ले जाती है। और अरेस्ट करती क्यों है? क्योंकि वो अपनी दुकान बंद करने में कुछ मिनट्स लेट हो गए थे। हाँ, वो अपनी दुकान बंद करने में 15-20 मिनट लेट हो गए थे। आपको याद ही होगा कि लॉकडाउन के टाइम एक नियम थी कि दुकानें 9 बजे बंद कराई जाती थी। वो अपनी दुकान बंद करने में 10-15 मिनट लेट हो गए थे, तो इसकी वजह से पुलिस उनको अरेस्ट करके थाने ले जाती है, लॉकअप ले जाती है। रात भर लॉकअप में क्या होता है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन सुबह उनके घर ये खबर पहुंचती है कि दोनों की ही मौत हो चुकी है। दोनों बाप और बेटे की मौत हो चुकी है, और वो भी पुलिस के लॉकअप के अंदर। बाद में ये पता चलता है कि उनके ऊपर 3rd डिग्री असॉल्ट किया गया था, यानी कि उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था। उनके कपड़े फाड़े गए थे और उनको रॉड से मारा गया था। और याद रखिए, ये सब उनके साथ किया गया जस्ट बिकॉज वो अपनी दुकान बंद करने में कुछ मिनट्स लेट हो गए थे। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल बताई है आपको। ऐसे 100 से भी ज़्यादा कस्टडियल डेथ्स, यानी कि पुलिस की कस्टडी में लोगों की मौत होती है हर साल। बहुत केसेस में तो कभी ये हमें ये तक पता नहीं चलता कि पुलिस की कस्टडी में उनकी मौत हुई कैसे। और ये ऐसे अपराध के लिए जो कि बहुत ही छोटी है। आप खुद सोचिए कि दुकान कुछ मिनट लेट होने के कारण उनको पुलिस स्टेशन में मार दिया गया, उनको अपनी जान देनी पड़ी। ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे केसेस की वजह से ही लोगों की पुलिस के ऊपर से विश्वास कम होती है। पुलिस कस्टडी में रेप की केसेस भी सामने आती है। 2017 से 2022 के दौरान 270 से भी ज़्यादा कस्टडियल रेप की केसेस सामने आई है। ये वो केसेस है जहां पुलिस के कस्टडी के अंदर या तो जेल के अंदर महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। और ये तो मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताई है आपको। ऐसे बहुत सारे केसेस तो कभी रिपोर्ट तक नहीं की जाती। लोग पुलिस के खिलाफ केसेस रिपोर्ट करने से डरते हैं, और बहुत से जगह तो पुलिस खुद ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं करती। वो ये ट्राई करती है कि वो अपने लोगों को बचा सकें, अपने लोगों द्वारा किया गया क्राइम छुपा सकें। तो इसके कारण बहुत से जगह पुलिस अपने लोगों के खिलाफ केस कभी रजिस्टर नहीं करती, जिससे हमें कभी एक्चुअल डाटा पता नहीं चलता। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक में आते हैं, और इसको समझने के लिए हमें एक सिनेरियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोचिए कि कोई बड़ी क्राइम या कोई बड़ी अपराध जैसे मर्डर घटती है, और उससे जुड़े हुए सस्पेक्ट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। याद रखिए कि मैंने सस्पेक्ट वर्ड का यूज़ किया है। सस्पेक्ट वो होता है जिसको पुलिस जिसके ऊपर पुलिस को शक होता है, ठीक है। उसके खिलाफ कुछ एविडेंसेस भी हो सकती है पुलिस के पास, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वही असल मुजरिम है। इसे वीडियो में हम बाद में देखेंगे कि हमेशा सभी एविडेंसेस यानी कि सबूत सच हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी झूठी एविडेंसेस से बेगुनाह लोगों को फंसाया भी जाता है ताकि असल गुनहगार बच सकें। ऐसे बहुत केसेस भी होती है जहां कोई सस्पेक्ट बहुत साल तक जेल की सज़ा काटने के बाद ये पता लगता है कि वो असल में बेगुनाह था। उसके खिलाफ जो एविडेंसेस या सबूत मिली थी वो सारी नकली थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर कोई सस्पेक्ट जिसे पुलिस अरेस्ट कर लेता है, जरूरी ये नहीं कि वो ही असल अपराधी हो। ये तभी पता चलता है जब कोर्ट में उसकी मुकदमा चलती है। अब हम हमारी कहानी में वापस आते हैं। तो सोचिए कि कोई बड़ी क्राइम जैसे कि मर्डर घटती है, और उसके बाद पुलिस सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लेती है। ऐसे गंभीर केसेस में पब्लिक प्रेशर बनती है पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर भी। तो पब्लिक को खुश करने के लिए पुलिस उस सस्पेक्ट को कभी कभी एनकाउंटर के बहाने मार देती है। वो बहाने देती है कि वो सस्पेक्ट भागने की कोशिश कर रहा था, या तो पुलिस की बंदूक छीन के फायरिंग कर रहा था। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार पुलिस झूठी एनकाउंटर करती है, ये नहीं बोल रहा मैं। कुछ केसेस में एनकाउंटर जरूरी होती है जब पुलिस की खुद की जान दांव पे लगी हो, लेकिन जब पुलिस झूठी एनकाउंटर करती है वैसे केसेस में हमें कभी ये पता नहीं चलता कि जो सस्पेक्ट मारा गया है एनकाउंटर में वो असल क्रिमिनल है भी या नहीं। ये इसलिए क्योंकि उसकी केस कभी कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं। क्या हो अगर वो सस्पेक्ट, याद रखिए मैं सस्पेक्ट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ बार बार,
क्या हो अगर वो सस्पेक्ट जिसको एनकाउंटर में मारा गया उसके खिलाफ एविडेंसेस यानी कि सबूत सारी झूठी थी। ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि असल मुजरिम वो है या कोई और। ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है कि असल मुजरिम यानी कि क्रिमिनल अभी भी खुले में घूम रहा है और उसके बदले किसी और को फंसाया गया और एनकाउंटर में मारा गया। उसको कोर्ट में अपनी केस लड़ने को भी नहीं मिलती, जिससे रियलिटी कभी सामने आती ही नहीं। मैं ये बात फिर से बोलना चाहता हूँ कि हर एनकाउंटर गलत हो ये जरूरी नहीं है। कुछ एनकाउंटर पुलिस को अपनी खुद की जान बचाने के लिए भी करना पड़ता है। हमारे देश में तो लोग उल्टा खुश हो जाते हैं जब एनकाउंटर में सस्पेक्ट को मारा जाता है, तो पुलिस और नेताओं के ऊपर फूल बरसाने लगते हैं। उनको लगता है कि उनको न्याय बहुत जल्दी ही मिल गई है। वैसे भी कोर्ट्स के चक्कर में सालों साल लग जाते हैं, तो लोग एनकाउंटर से खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये स्पीडी जस्टिस के चक्कर में हमारी कानून कमज़ोर होती जाती है और कभी कभी बेगुनाह को अपनी जान देनी पड़ती है और असल गुनहगार बच जाते हैं। हमारी अगली कहानी है पुणे की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, जिसको झूठे ड्रग केस में फंसाकर पुलिस उससे ब्लैकमेल करके करीब 5 लाख रुपए लूटती है। इसमें 2 पुलिस वाले शामिल थे जो और कुछ लोगों से मिलकर उस स्टूडेंट के पॉकेट में ड्रग्स डाल देते हैं और उससे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उससे NDPS यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस की केस में डालने की धमकी देके उससे 5 लाख रुपए लूटती है। ऐसे झूठे ड्रग्स केसेस आजकल बहुत देखने को मिल रही है, जहां लोगों की गाड़ियों में, उनके अपार्टमेंट में, उनके बैग्स और पॉकेट्स में रेड और चेकिंग के बहाने ड्रग्स प्लांट किया जाता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे केसेस ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है। ड्रग्स के अलावा इलीगल वेपन्स जैसे कि बंदूक, ग्रेनाइट वगैरह खुद लोगों के घरों में, गाड़ियों में, बैग्स में भराकर उन्हें झूठे स्मगलिंग के केस में फंसाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो गौर से देखें। इसमें किस तरह पुलिस वाले एक टीचर के बाइक पे खुद बंदूक रखते हैं और फिर उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। देखिए किस तरह घर पे घुसने से पहले उसके बाइक में पुलिस वाले खुद बंदूक रख देते हैं। देखिए, फिर उसको घर से निकाल के गन स्मगलिंग के केस में अरेस्ट भी कर लेते हैं। थैंक गॉड कि ये घटना CCTV पे कैप्चर हो गया था, वरना उस टीचर को बहुत सालों की सज़ा काटनी पड़ती, और वो भी ऐसे अपराध के लिए जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं था, बस फंसाया गया था उनको इसके लिए। इसके अलावा लोगों से रिश्वत लेना, मिसबिहेव करना और बेवजह गुस्से में लोगों के ऊपर हाथ उठाना, ये सब तो हम सब ने खुद देखा ही होगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काने का बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर में उनका बहुत ही बड़ा रोल है। उनकी मेहनत हमें दिखती है, दिन रात दिखती है, और ऊपर से अंडरस्टाफ्ड होने के कारण उनको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वीडियो के ज़रिए मैं उन कुछ करप्ट और गलत पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से हमारी पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी होती है। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उन्हें पहचानें और अपनी राइट्स जानें, ताकि ऐसे पुलिस वालों से हम बच पाएँ और दूसरे इनोसेंट लोगों को हम बचा पाएँ। ये सब देखने सुनने के बाद कुछ सवाल ज़रूर खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल, हमारे देश में पुलिस आखिर अपनी पावर की इतनी मिसयूज़ करती क्यों है? दूसरी सवाल, ऐसे कौन से तरीके हैं हम आम आदमियों के पास जिसके ज़रिए हम पुलिस के पावर की इस मिसयूज़ को रोक सकें? अब पहले सवाल को समझने के लिए हमें हमारी पुलिस फोर्स की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उनकी समस्याएं समझनी पड़ेगी। पहली प्रॉब्लम है हमारी पुलिस फोर्स में एक भारी मात्रा की अंडरस्टाफिंग। हमारी पुलिस फोर्स दुनिया की सबसे अंडरस्टाफ्ड पुलिस फोर्स में शामिल है। अभी अंडरस्टाफ्ड का मतलब पुलिस की संख्या ज़रूरत से बहुत कम है हमारे देश में। यूनाइटेड नेशंस के रिकमेंडेशन के अनुसार हर 1 लाख लोगों के लिए 222 पुलिस का होना जरूरी है, लेकिन हमारे देश में ये संख्या बहुत कम है। हमारे देश में ये संख्या बस 137 है, यानी कि 137 पुलिस फोर्स फॉर एवरी 1 लाख पीपल, जो कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम है। इसके अलावा हमारी पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आउटडेटेड है, यानी कि पुरानी है। हमारी पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी हो चुकी है आज हमारे देश में। आप खुद सोचिए, ऐसी पुलिस जो कि अंडर स्टाफ्ड भी है और जिसके पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है,
उनके ऊपर वर्कलोड कितनी होती होगी। हमारी पुलिस को दिवाली, होली और ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे भी ड्यूटी करनी पड़ती है, लेट नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है और उनकी संख्या कम होने के कारण ज़्यादा काम करनी पड़ती है। ऐसे पुलिस कैसे एफिशिएंट हो सकती है? ये स्वाभाविक है कि हमारी पुलिस ज़्यादातर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहती है और बुरे मूड में रहती है और उनकी ये फ्रस्ट्रेशन हमें बाहर पब्लिक में दिखती है। दूसरी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडिया में पुलिस पॉलिटिशियंस के पपेट्स की तरह रहते हैं। पॉलिटिशियंस उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं, अपना फ़ायदा निकलवाते हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी पुलिस सिस्टम ही वैसे डिज़ाइन किया गया। हमारे देश में अभी भी ब्रिटिश के टाइम की पुरानी पुलिस एक्ट चल रही है। कुछ सुधार किए गए हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन फ्रेमवर्क है हमारी पुलिस सिस्टम का, वो अभी भी 1861 की ब्रिटिश पुलिस एक्ट की तरह है। और ये ब्रिटिश ने उस टाइम पे इसलिए ऐसी एक्ट बनाई थी ताकि वो यहाँ के लोगों के ऊपर अपनी कंट्रोल जमा सके, अपनी कंट्रोल बना सके। हमारे देश की ज़्यादातर स्टेट पुलिस अभी भी वो पुरानी पुलिस एक्ट के अनुसार ही चलती है। पुलिस एक्ट में लगभग ना के बराबर रिफॉर्म्स किए गए हैं। कुछ बदलाव लाए भी गए हैं, लेकिन उनसे कुछ बड़ी बदलाव आई नहीं है और पुलिस अभी भी अपने पॉलिटिकल बॉस के अनुसार काम करती है, उनके इशारों में नाचती है। इसका फ़ायदा बस पॉलिटिशियंस को नहीं होता, बल्कि पुलिस को भी होता है। कुछ पॉलिटिशियंस यानी कि नेताओं की वफादारी करके उनके करीबी बन जाते हैं। नेता पुलिस के द्वारा अपना काम निकलवाते हैं, करप्शन और क्राइम करके बच जाते हैं और पुलिस नेताओं के प्रोटेक्शन में रहकर अपनी खुद की भ्रष्टाचारी शुरू कर देते हैं। ये जो नेक्सस बना है, जो कनेक्शन बना है पुलिस और पॉलिटिशियन के बीच में, जहाँ पॉलिटिशियन अपनी क्राइम करते हैं, अपनी करप्शन करते हैं और बच जाते हैं पुलिस के थ्रू, और पुलिस अपनी क्राइम करते हैं और बच जाते हैं पॉलिटिशियन के थ्रू। ये हमारी देश की पुलिस में करप्शन की सबसे मेन कारण है, मेन रीज़न है। तो तीसरी प्रॉब्लम है पुलिस की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इंडियन पुलिस दुनिया की सबसे अनप्रोफेशनल पुलिस में शामिल है। वो इतने अनप्रोफेशनल और करप्ट है कि लोग पुलिस को देखकर सेफ फील करने की जगह उल्टा डरते हैं और इसका मेन कारण है पुलिस की अनअकाउंटेबिलिटी। अनअकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि पुलिस को उनकी गलती की सज़ा ना मिलना। हम आम लोग अगर पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करते भी हैं तो भी उनके ऊपर ज़्यादातर केसेस में क्या होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, यानी कि उनकी खुद की डिपार्टमेंट उनके ऊपर इंक्वायरी करती है। और ये जो प्रोसेस है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, बहुत ही लंबी चलती है। और बहुत से केसेस में तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं वो उन पुलिस को बचाने में लग जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा पुलिस और पॉलिटिशियंस के बीच जो नेक्सस या जो कनेक्शन होता है, उसके वजह से भी बहुत केसेस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ठीक से नहीं हो पाती। अगर कोई पुलिस वाला किसी नेता के करीब है तो वो नेता उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बचा लेता है। पुलिस की ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही वो बिना डरे लोगों के ऊपर बुरा बिहेव कर पाती है, उन्हें इलीगली अरेस्ट कर पाती है और टॉर्चर करवाती है। लेकिन ऐसे केसेस में आप कोर्ट्स की मदद ले सकते हैं। आप लॉयर के साथ डायरेक्टली कोर्ट में पुलिस के खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में डायरेक्टली कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी अपनी केस रजिस्टर कर सकते हैं। वो पुलिस के खिलाफ ज़रूर एक्शन लेगी अगर आपकी कंप्लेंट वैलिड होगी तो। इसके अलावा आप NGOs की मदद ले सकते हैं, आप मीडिया की मदद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब फैसिलिटीज़, ये सब तरीके आम आदमियों के पास, जो गरीब घर के लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो छोटे टाउन्स में रहते हैं, उनके पास ये सब फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वैसे एरियाज़ में पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है, पुलिस की जो टॉर्चर है, पुलिस की जो मिसबिहेव है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मुझे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आई होप कि इस वीडियो को देख के आप थोड़ा अवेयर हो जाओ कि किस तरह कुछ करप्ट पुलिस अपनी पावर की मिसयूज़ करती है। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सोचिए कि अगर आप ऐसे केसेस में कभी फंस जाए तो आप क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये कमेंट्स में बताएं।